हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 3 पॉइंट्स क्लियर करने जा रही हूँ। जैसे फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और समराइज़ किया जाता है, ताकि हमें ये पता लग सके कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है और कितनी हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या शो कर रही है। इसको चेक करने के लिए और जितनी भी ट्रांजैक्शंस आती हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ही होनी चाहिए। अब इसका ड्रॉबैक रहा था, इसकी वजह से ही कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सिर्फ 2 चीज़ पर फोकस करते हो, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, आपको कॉस्ट में ये बताना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट या जॉब पे काम करने पे उस प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ 3 ही काम किए जाते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें ऊपर से प्रोवाइड की है उसकी प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिसीज़न मेकिंग। प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीज़न मेकिंग, और ये 3 काम प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं तो हम इट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग तभी ले पाएंगे जब आपको राइट टाइम पर राइट प्लेस पर वो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी वो कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड थी, क्योंकि जो इसकी वीकनेस उसको कवरअप किसने कर दिया था, कॉस्ट अकाउंटिंग ने। जैसे पहला हम पॉइंट करते हैं, लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ मटेरियल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा है कि वो ये तो बताया था कि मटेरियल 10,000 रुपीज़ का है, लेकिन उस मटेरियल में कितना रॉ मटेरियल है, कितना फिनिश्ड है, ये सब चीज़ें वो नहीं बता सकता है। मटेरियल्स में उसने वैल्यू और क्वांटिटी, मतलब ये नहीं बता सकता कि वो मटेरियल डायरेक्ट नेचर का है या फिर वो इनडायरेक्ट नेचर का है, मतलब मटेरियल डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, और कौन कौन सी जॉब्स, एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट में उसको यूज़ किया गया है। और टोटल कॉस्ट भी इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में वो ये बताया था कि एक एम्प्लॉइज़ ने अगर काम किया है तो उसको कितनी वेजेस पे करने हैं, बट वो ये नहीं बता पाता कि वो जो लेबर है वो डायरेक्ट नेचर के हैं या इनडायरेक्ट नेचर के हैं। पर्टिकुलर जॉब, एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट में कितनी कितनी लेबर आनी पड़ी और लेबर पर डे के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से कितनी देनी है। अगर एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम कर रहा है तब कितना देना है, आइडल टाइम है तब क्या करना है, अगर हम अननेसेसरी वो काम कर रहा है, इनएफिशिएंसी ऑफ लेबर है तब कितना पे करना है। इस हिसाब से ये सब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पता लगता है, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पता लग पाता। लैक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओवरहेड। यहाँ पर ओवरहेड्स की हम बात कर रहे हैं तो ओवरहेड आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह सब आ जाते हैं। एनालिसिस ऑफ ओवरहेड में आपने ये बताना है कि वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ दैट इट डज़ नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड टू एक्सपेंस ऑन वेरियस ओवरहेड लाइक डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, एक्टिविटी वाइज। कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये फेल्स होता है ये बताने में कि ओवरहेड इसका किस नेचर का है, कि ओवरहेड आपका वेरिएबल ओवरहेड है या सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड है या फ्लक्चुएटिंग ओवरहेड है, कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से ही पता लग पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि कॉस्ट किससे इनकर्ड हुई है, किस डिपार्टमेंट से, किस सर्विस से, किस जॉब से, किस प्रोसेस से इनकर्ड हुई है और उसमें कितने तरह के मटेरियल, लेबर यूज़ हुई है, इसको बताने में वो हेल्पफुल नहीं होता, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। लैक ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे एज इट इज़ रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा हमारे लिए मीनिंगलेस होती है, इनएडिक्वेट डाटा होता है जिससे आप कॉस्ट कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। अगर आप वाकई में चाहते हो कि कॉस्ट कंट्रोलिंग के और आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर चाहे वो बस्टरी कॉस्टिंग हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, मार्जिनल कॉस्टिंग हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की ये बात आ रही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली मतलब सेल्स का बता दिया जाता है कि इतनी है, बट वो सेल आई कैसे, उस पर कितनी कॉस्ट लगी, कितना मटेरियल लगा,
कितने ओवरहेड आए, ये सारे खर्चे सिर्फ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पता लग पाते हैं, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस जो है वो डे बाय डे फ्लक्चुएट होती है, कभी कम होगी तो कभी वो ज़्यादा होगी। और सेलिंग प्राइस आप तभी डिसाइड करोगे चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल प्राइस रखना चाहते हो मार्केट में सेल करने के लिए। ब्रेक इवन सेल क्या हो गया, कोटेशन प्राइस, टेंडर प्राइस हो क्या हो गया, बाय और सेल डिसीजन क्या होगा, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए आपने किन बातों को ध्यान में रखता है, ये सारी बातें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं की जाती। नेक्स्ट 7th पॉइंट आता है लैक ऑफ डिटेल्स ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन्स। मशीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मशीन ने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे वो बेकार पड़ी रही और क्या यूज़ हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में पता लगती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पता लगती। नंबर नो डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक और ड्रॉबैक है, यहाँ पर प्रोडक्शन की डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन हो रही है या फिर अंडर प्रोडक्शन हो रही है, डेली वीकली मंथली प्रोडक्शन चार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर नहीं किया जाता। डिफ़िकल्टीज़ एनालाइजिंग प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ये तो पता लग जाता है कि इस ए कंपनी को बनाने पर इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, बट यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग से ये ऐसा पता लग पाता है। सपोज़ करो कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो नेट प्रॉफिट है वो 70,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब 70,000 रुपीज़ आपने एज इट इज़ ऐड कर दिया। सपोज़ करो कॉस्ट अकाउंटिंग की ही अगर हम बात करें, ए कंपनी है जिस पर 75,000 का प्रॉफिट हुआ, बी कंपनी है उस पर 30,000 का आपको लॉस हो गया, सी कंपनी है उसको 25,000 का फिर से प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ देखें तो 70,000 का नेट प्रॉफिट आता है, बट अगर एक्चुअल में एनालाइज़ किया जाए इस प्रोसेस को, यहाँ पर हो सकता है मुझे क्या करना चाहिए, जो बी की प्रोडक्शन है वो या तो बंद कर देनी चाहिए या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट जो बनता है वो कितना बनता है, 1 लाख रुपए बनता है। तो ये हमने मेज़र करना है कि आपने किस चीज़ को किस तरीके से एनालाइज़ करना है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और इसका नेक्स्ट जो है 10th पॉइंट आता है, यहाँ पर देखिए 10th पॉइंट है आपका लिमिटेशन ऑफ एनालाइजिंग एफिशिएंसी। लिमिटेशन ऑफ एनालाइजिंग एफिशिएंसी डिपार्टमेंट वाइज, पर्सन वाइज ये इन्वॉल्व होता है, कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कॉस्ट कितनी इंकर्ड होगी, टाइम कितना सेव होगा, ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही पता लग पाती है, एफिशिएंसी की बात करें ना कि उसमें पता लग पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 11वां आता है लैक ऑफ डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें नहीं पता लग पाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए सभी डाटा, सभी इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर राइट प्लेस पर होना ज़रूरी है, तभी एक मैनेजर डिसीजन ले पाएगा। ये सभी आपकी 11 लिमिटेशंस थी किसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ओके, थैंक यू।